ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, वो बेहतर चल रही होगी। कल संडे का दिन था, आपकी जो क्लासेस थी जो पॉलिटी की वो नहीं हुई थी, लेकिन इससे रिलेटेड जैसे नोट्स कैसे बनाए वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, अब देखिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दूं। देखिए ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है और इसी के साथ साथ जो आपको बुक्स हैं, रिसोर्सेस हैं वो भी फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नए जुड़े हैं आज की क्लासेस में, वो अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ कितनी हुई हैं? 5 क्लासेस हुई हैं। वो 5 क्लासेस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पांचों क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसकी लिंक दी गई है, आप जाकर वो क्लासेस कर सकते हैं। चलिए अब एक नई इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर दूं। देखिए अभी तक की जो क्लासेस ओनली यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पर हुई हैं उससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल होता है, जो हमारा ओनली यूपीएससी का स्टडी मटेरियल है, ठीक है, ये वो आपको क्या किया जाएगा, शाम में आज स्टडी मटेरियल अभी तक जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको शाम में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे कह रहे हैं कि कंटेंट की कमी हो सकती है, तो स्टडी मटेरियल में वहां पे भरपूर कंटेंट आपको मिल जाएगा उन टॉपिक से रिलेटेड जो पढ़ाए जा चुके हैं। तो आपको शाम में टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो वो हमें 9711141048 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी परेशानी दिक्कत हो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम जो है उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहां से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा वो ज्वाइन कर सकते हैं ओनली यूपीएससी का। चलिए अब ये तो स्टडी मटेरियल की बात रही कि ये चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। चलिए फोन नंबर तो आपको दे दिया गया, पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराने की बात कही जा रही थी और कराई जा रही है आपके साथ। यहाँ पर लगातार हम बने हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीजें यहाँ पर बताई जाएं उसे जरूर फॉलो करें। जैसे अब आपको स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें जो कंटेंट होगा वो आपको करना क्या है, क्लासेस के साथ साथ ये भी पढ़ते चलें। क्या जो कंटेंट यहाँ मटेरियल में आपको दिया रहेगा, ठीक है, ये करते चलेंगे तो यकीन मानिए कि आपके एग्जाम को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब सफलता को जो सक्सेस है वो आपके पास आ जाएगी अगर इन सब चीजों को आप फॉलो करेंगे जो इंस्ट्रक्शन यहां से बताए जा रहे हैं। ठीक है, फ्री क्लास सभी के लिए है, ओपन है, किसी को कोई दिक्कत है, जो बच्चे आज जुड़े हैं वो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब आज के सेशन को आपको स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का सेशन आपको ये बताएगा कि हम लोग जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, देखिए अभी तक हमने बेसिक कीवर्ड्स को देखा, बेसिक चीजों को देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें बैकग्राउंड में घटी, लेकिन अब हम इस क्लास में एंटर कर जा रहे हैं ऐसे टॉपिक्स पर जो यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि अब कोर पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आज आपको इस पूरे लेक्चर में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा एक अप्रोच आपको ये बताऊंगा कि जो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, जो अभी पेपर आपको पूरा जीएस का पेपर 2 यानी इंडियन पॉलिटी आपको जो पढ़ाया जाएगा ये सब्जेक्ट, ये पूरा आपको कैसे डील करना है, मतलब कि जैसे जैसे टॉपिक आपको चलेंगे वो कैसे कैसे हमें इस पर अपना व्यू बनाना है, कैसे कैसे इन पर डील करना है, बात को समझिएगा। जैसे जो आपको अब टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जैसे फंडामेंटल राइट आपको अभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, स्टार्ट किया जाएगा, तो ये कैसे आपको पूरे पॉलिटी के सिलेबस को डील करना ताकि मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को सही से टैकल कर पाए, सही से डील कर पाए। ठीक है, मतलब सही से सॉल्व कर पाए उसके क्वेश्चन। आज मैं आपको मेंस के 2 क्वेश्चन को भी यहां पर लिखवाऊंगा, ये बताऊंगा कि कैसे आपको चीजों को पढ़ना है। अब देखिए भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए आपको, जैसे कि अभी तो कीवर्ड्स का मामला अब खत्म हो गया, छोटे छोटे कीवर्ड्स थे वो खत्म हो गया। अब जब आगे ये कीवर्ड्स आएंगे तो आपको ये सारी चीजें रिकॉल रहेंगी। ठीक है, मतलब आसानी से याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। जब भी भविष्य में वो सारे कीवर्ड्स, छोटे छोटे शब्द हैं, उनकी मीनिंग आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, अब आपका जो जीएस पेपर 2 है उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए
जो आगे के क्लासेस में आपको काम आए। अब यहां पर जो पढ़ाया जाएगा इसके साथ साथ आप चीजों को करंट से कैसे डील करेंगे वो सारा कुछ मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। और जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका फंडामेंटल राइट है वो कैसे क्या होता है, किस हिसाब से हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए अब क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो जाने दीजिए। जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये अगर आपने इन चीजों को माइंड में रख लिया, माइंड मेकअप कर लिया, तो ये यकीन मानिए कि आपको यूपीएससी के एग्जाम में सफलता मिलनी तय है। यही चीजें आपको हर पेपर में लागू करनी चाहिए। एक जीएस पेपर 2 हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इसके रेफरेंस में इसके रिगार्डिंग हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रेटजी क्या है जीएस पेपर 2 की जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहां से मेन एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम मैं ये कह रहा हूं अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो वो सब ठीक है, ओके, बातें चलेंगी, लेकिन अब से एकदम सीरियस हो जाए और जो चीजें जैसा स्टडी मटेरियल की बात की गई आपको प्रोवाइड करने की वो वहां पर दिया गया है, मतलब शाम को आप तो मिल जाएगा शाम तक, तो उसे जरूर आप देखें। चलिए जो आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 ये है ना भैया, ये जीएस पेपर 2 है, इसी को देख रहे हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी को। तो अब देखिए ये जो जीएस पेपर 2 है इसमें मेनली हम किस पर फोकस करेंगे। 4 सब्जेक्ट है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये जीएस पेपर 2 में जो मेनली हमें फोकस करना क्या क्या, पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था है, गवर्नेंस है, आपका शासन वाला पार्ट है, सोशल जस्टिस है एक सब्जेक्ट यानी कि आपका सामाजिक न्याय है, और आईआर यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। ये 4 मेनली फोकस्ड वाले ये जीएस पेपर 2 आपका किस पर मेनली फोकस करता है, इन्हीं 4 सब्जेक्ट पर। ठीक है, अब ये क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, देखिए आपकी भारतीय राज व्यवस्था जो हो गई है ना, भारतीय राज व्यवस्था, ये जो भारतीय राज व्यवस्था हो गया और आपका शासन हो गया है ना, गवर्नेंस, गवर्नेंस हो गया, और इंडियन पॉलिटी आप जानते ही हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो ये हो गया, और आपका क्या हो गया, कौन सा सब्जेक्ट हो गया आपका, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, यानी ठीक है, और आपका एक सब्जेक्ट क्या हो गया, आईआर हो गया, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, संबंध आईआर हो गया। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट मेनली ये डील करते हैं। अब ये जो मैं अब चीजें आपको बताने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, ये कान खोलकर सुनिए। ये चारों सब्जेक्ट जो हैं, जैसे आपका भारतीय राज व्यवस्था, शासन हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये चारों सब्जेक्ट जो है ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था, और मतलब चारों सब्जेक्ट आपको मेनली क्या है, इन सभी से ज्यादा प्रश्न करंट अफेयर से आते हैं। किससे आते हैं, करंट रिलेटेड होते हैं मेंस में। ठीक है, अभी हम मेंस की अप्रोच को देख रहे हैं। ठीक है, मेंस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा करंट आते हैं, करंट ओरिएंटेड, कुछ नहीं है भैया, सीधा सीधा ये पेपर करंट ओरिएंटेड है। तो इनकी बैकग्राउंड क्या है, इनका थ्योरी क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या मतलब कि ये करंट से तो आते ही आते हैं, करंट से पूछे जाते हैं, लेकिन आप करंट से इनको कैसे जोड़ पाएंगे, जब आप इनके बैकग्राउंड को पता होंगे। जैसे आपने संविधान को पढ़ा तो संविधान का बैकग्राउंड आपने पढ़ लिया कि क्या किस हिसाब से घटनाक्रम हुआ, कैसे हमारा संविधान बना, थोड़ा आपने पढ़ लिया, और इसी के साथ साथ आपने संविधान वगैरह जान लिया क्या है, गवर्नेंस क्या है, आपने जान लिया कि शासन और सरकार वगैरह किस तरह से चलती है, न्यायपालिका वगैरह थोड़ा थोड़ा जान लिया। तो ये क्या है, अभी हम इन चीजों को और ब्रीफ में जानेंगे, लेकिन अभी क्या है, इनके बैकग्राउंड को आपने जान लिया, थ्योरी आपने पढ़ ली कि क्या क्या है ये चीजें। अब जब ये सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी तो जब करंट में चीजें चल नहीं होंगी, करंट में जब चीजें चल नहीं होंगी, मान लेते हैं न्यायपालिका के बारे में कुछ, न्यायपालिका ने कुछ जजमेंट दे दिया, कुछ फैसले सुनाए न्यायपालिका ने, तो आपने क्या है, आपने न्यायपालिका को पढ़ा है, मतलब आप पढ़ेंगे, मैं ओवरव्यू बता रहा हूं, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके इस पेपर की, और जो हम आगे पढ़ेंगे पढ़ाया जाएगा वो किस तरह से रणनीति आप इस पेपर की आपको तैयार करनी है। ठीक है, मतलब यहां जो पढ़ाया जाएगा उसके बाद आप इसे कैसे देखें और कैसे जोड़कर पढ़ें वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे न्यायपालिका ने कोई क्या सुनाया, जजमेंट सुनाया, कोई यहां पर निर्णय सुनाया, तो जो निर्णय सुनाया वो तो करंट का होगा। मान लेते हैं कल कोई निर्णय आया, या ट्रिपल तलाक का मामला है, आप देखते हैं हालिया मुद्दा चल रहा है, तो मान लेते हैं इस पर कोई निर्णय आया,
तो ये क्या है, ये न्यायपालिका का निर्णय, ये करंट से मामला जुड़ेगा ना। मतलब आपने बैकग्राउंड न्यायपालिका का पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, क्या न्यायपालिका के कार्य हैं, क्या क्या न्यायपालिका के एक्सेस में आता है, ये सारी चीजें आपने बैकग्राउंड थ्योरी पढ़ ली। अब ये जो करंट का मामला, न्यायपालिका ने जो एक्शन लिया, उसको आप किससे जोड़ेंगे, आप अपने पेपर से इस तरह से। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो पेपर है आपका क्या है, ये पेपर पूरा करंट से रिलेटेड है और बैकग्राउंड और थ्योरी जो है आपकी वो पढ़नी चाहिए और इससे करंट से जोड़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपका जो इंपॉर्टेंट थीम है पेपर जीएस 2 की, वो हम देखते हैं कि किन किन, आप जैसे इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी में हमें किन किन चीजों पर काम करना है, किन किन चीजें जो पढ़ाई जाएंगी उन पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए हमें सिलेक्शन लेना, हमें कोई टीचर नहीं बनना है कि बहुत ज्यादा नॉलेज रखनी है, बहुत मतलब ये कहना है कि हमें इतनी नॉलेज रखनी है, सब भैया हमें नहीं करना, हमारा काम नहीं है, हमें टीचर नहीं बनना। हमें क्या करना है, प्रशासक बनना है, एग्जाम पास करना है भैया। कहने का मतलब है हमें एग्जाम पास करना है। तो क्या है भैया, ये क्या अप्रोच होनी चाहिए वो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। चलिए ये तो आपकी मतलब ये करंट को डील करेगा, ठीक है। चलिए अब ये जो भारतीय जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें भारतीय राज व्यवस्था में ये पेपर में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किन किन टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसे आप देखिए जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, समझिए बात को, और उनकी जो प्रोसेस हैं उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। मतलब ये कहने का है जैसे जो आपके संवैधानिक निकाय हैं और उनकी जो प्रक्रिया है, हालिया विकास हुए हैं, उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। मतलब क्या, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए जो आपके संवैधानिक निकाय हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हो गई आपकी, जो जैसे यूपीएससी क्या है, यूपीएससी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कैग क्या है, मैंने पढ़ाया था ना, क्या है कैग, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही तो है। आपका क्या वित्त आयोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही तो है। मतलब क्या मैंने बताया था ना, जो संविधान में है ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो है। तो कहने का मतलब है ये जो इन पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये जो संवैधानिक निकाय हैं, उनकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे ये बनता है और कौन कौन इसे बनाता है और इनमें क्या हालिया विकास में, ये जितने भी आपके पास क्या है, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जितने भी, उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। क्या करना है, फोकस करना है। तो प्लीज क्या करना है भैया, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय और उनमें हालिया हुए विकास की जो हुए, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनमें क्या डेवलपमेंट करंट में हो रहे हैं। जैसे यूपीएससी हो गया, आपने देखा कि कल क्या हुआ, कल आपका यूपीएससी के जो चेयरमैन ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। क्यों, जो कंट्रोवर्सी चल रही है आपकी किस बात की, वही जो पूजा खेड़कर वाला मामला चल रहा है। तो मेरा एग्जाम्पल कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जाकर आप क्या करें, रीजन ढूंढे कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, वो हटाएं। ये आपको ये आना चाहिए कि यूपीएससी है क्या, किस आर्टिकल में आता है, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, उनका कार्यकाल किसका होता है, कौन हटा सकता है, और यूपीएससी का जो करने की कार्य करने की जो एक्टिविटी करने की ये जो सारी प्रोसेस है वो क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मामला चर्चाओं में है अभी, तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी बन जाते। ये यूपीएससी के एग्जाम को खुद को ढालना हुआ, ये चीजें कोई बताएगा नहीं आपको, ये सिलेबस तो खत्म करा देगा हर कोई, लेकिन आप इन चीजों, देखिए सिलेबस जो है, सिलेबस आपको सिर्फ क्या बताता है, मतलब जो किताब में लिखी चीजें हैं वो सिर्फ बैकग्राउंड होती हैं, थ्योरी होती हैं, उसको करंट से कैसे जोड़ना है। जब करंट से जोड़ देंगे तो ये पेपर करंट वाला ही है, करंट से ही पूछती हैं सारी चीजें, और आपको तो एग्जाम पास करना है, बैकग्राउंड थ्योरी रखकर ही काम नहीं चलेगा, करंट से चीजें जोड़नी है। तो कहने का मतलब है कि क्या है भैया, संवैधानिक निकाय में क्या है, निकाय में जो हालिया विकास में और उनकी प्रक्रिया क्या है, किस बात की प्रक्रिया हुई, विकास और प्रक्रियाओं पर आपको क्या करना है। जैसे एग्जांपल देकर बताता हूं, वही मैंने बताया, इसका मतलब क्या है, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, क्या है, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, किस आर्टिकल में यूपीएससी का जिक्र है, किस आर्टिकल में है, मैंने बताया था ना, किस आर्टिकल में है, 315 से 323 है ना। तो भैया कहने का मतलब है, और कौन अपॉइंट करता है इसको, चेयरमैन को जो है यूपीएससी के कौन अपॉइंट करता है। अभी मैं बताऊंगा, इससे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 2019 का 20 का आपके सामने अभी रखूंगा।
तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं। जब अभी आप सारे पढ़ेंगे, अभी ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, इसके बैकग्राउंड को बता रहा हूं कि हमें अप्रोच क्या रखनी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, रिसेंट डेवलपमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड देयर प्रोसेस, मतलब संवैधानिक निकाय और उनकी प्रक्रियाओं में जो हालिया विकास हुए हैं, हालिया विकास में उनको हमें देखना है, ठीक है। तो अभी मामला यूपीएससी का चल रहा है, आपको ये थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि कौन अपॉइंट करता है, कौन जो चेयरमैन उन्हें हटा सकता है, किस आर्टिकल के थ्रू ये अपॉइंट होते हैं, और ये जो कंट्रोवर्सी में मामला चलता है, बैकग्राउंड में करंट में चीजें चल रही होती है, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी का आर्टिकल 300 कहने का मतलब ये यूपीएससी तो एक एग्जाम्पल हो गया। और क्या संवैधानिक निकाय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको मैंने पहले ही क्लास में बताया कि कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं और क्या क्या ये संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं। तो भैया और क्या है, जैसे आपका कैग हो गया, क्या हो गया, कैग हो गया, मैंने बताया था ना। आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। और क्या हो गया भैया, कमेंट सेक्शन में बताएं। वित्त आयोग, मैंने बताया था ना, वित्त आयोग जो हो गया, ये भी क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और एनएचआरसी हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये भी क्या है, एनएचआरसी एक्ट जो है आपका, एनएचआरसी एक्ट। अभी ये सब क्या है, ये आगे हम मेजर टॉपिक्स में पढ़ेंगे, कैग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। अभी जो मैं बता रहा हूं इस पर अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछा है। मतलब इन टॉपिक्स पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यूपीएससी के एग्जाम, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस एग्जाम के लेकर, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ताकि आप भटकाव की स्थिति ना रहे। अब देखिए आप लेकर पढ़े हुए हैं लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी, क्या मिलेगा उससे आपको? अगर नॉलेज लेना है सिर्फ और नॉलेज के लिए पढ़ो तो पढ़ो, आपको दिक्कत, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। क्या करनी है? एक स्मार्ट स्टडी। तो ये यूपीएससी क्या है, यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, वित्त आयोग हो गया, एनएचआरसी एक्ट हो गया, ये सब क्या है, इनके बारे में हमें जानकारी रखनी है। अभी कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल देकर। तो भैया क्या है, एनएचआरसी एक्ट हो गया, और क्या हो गया, सीबीआई हो गया, लोकपाल हो गया, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, सीबीआई हो गया और क्या होगी आपकी लोकपाल, ये सब क्या है, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इनके बारे में आपको क्या करना है, आपको जानकारी रखनी है कि इनको कौन अपॉइंट करता है, किस आर्टिकल में ये आते हैं, ठीक है, किस आर्टिकल में ये आते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि इनका टेन्योर क्या होता है, मतलब इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपको याद रखनी है। और मुख्य और क्या है, जैसे और भी बॉडीज कौन कौन सी हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिनको पता हो कि और कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, प्लीज बताएं, एक बार और बताएं और कौन कौन से हैं। अटॉर्नी जनरल जो आपके हो गए, ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल जो हो गए हैं वो भी क्या है, वो भी इसी में आते हैं, संवैधानिक निकाय ही है। कौन भैया, महान्यायवादी जो हो गए, ठीक है, महान्यायवादी जो हो गए वो भी क्या है। अभी ये सब क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, इन सब के बारे में एक एक हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको क्या अप्रोच रखनी है जब आप अभी पढ़ेंगे सारी चीजें। ये बहुत जरूरी है खाका खींचना, कहने का मतलब ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ मत पढ़ें, क्लास नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये छूट गया, ये अगर छूट गया तो जो क्लास पढ़ेंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब हो गए, सीबीआई हो गई, लोकपाल हो गया, और भारत के जो महान्यायवादी हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल जो हो गए, उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है कि उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन नियुक्त करता है, किनको वो इस्तीफा देते हैं, उनका कार्यकाल क्या है, किस आर्टिकल में उनका जिक्र है, उनकी नियुक्ति का, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रखना है। और क्यों, क्योंकि जो देखिए जो मामला, जैसे इनमें से अगर कोई मामला ऐसा है, ठीक है, सीबीसी हो गया, बहुत सारे टॉपिक हैं, ये तो मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूं यहां पर इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे टॉपिक हैं, 8-10 हैं जो आपको अभी नोट्स में भी मिलेंगे, हमारे स्टडी मटेरियल में, और यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर डिस्कस भी किया जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये इस पर आपको फोकस करना है। अब ये तो आपका क्या है, पहला पॉइंट कि संवैधानिक निकाय जो हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडीज हो गई, उनमें जो डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट हुए, हालिया विकास में, उस पर आपको फोकस करना है, और उनमें मतलब इन सब चीजों पर आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अब चलिए
अब इसको प्लीज इसे नोट डाउन कर ले, प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, इनको नोट डाउन कर ले। अभी यूपीएससी का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने कैसे इन सब पर प्रश्न पूछा है। आपके जो ओवरऑल जो ओवरव्यू होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए इस पेपर को लेकर, मैं वो बता रहा हूं। देखिए सारी चीजें इधर उधर रह जाएंगी अगर आप इन सब चीजों को सही से समझे नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एक और पॉइंट ये है, क्योंकि मामला करंट का है, सब कुछ आप उठाकर मेंस के पेपर को देखिए। अच्छा, मेंस के पेपर को शाम तक मैं ये चाहूंगा, पेपर 2 के जीएस पेपर 2 के मेंस के किसी एक साल के पेपर को मैं अभी शाम को टेलीग्राम में ये भी डलवा दूंगा कि एक बार आप देखें कि क्या क्या प्रश्न पूछता है यूपीएससी, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, किस तरह से प्रश्न पूछता है यूपीएससी, और आपको कैसे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे आपको जो पेपर है उसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं इसलिए मैं चीख के कह रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी आपको स्मार्ट तरीके से करनी है। किस तरीके से करनी है? स्मार्ट तरीके से, ताकि कम समय में आप यूपीएससी में अपना सिलेक्शन लेकर निकल जाएं। नॉलेज लेना है तो 10 साल बैठिए, 5 साल बैठिए इस एग्जामिनेशन के समय, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जामिनेशन ठीक ठाक समय ले लेता है आपको, और आपको अचीव कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या दिया, एक तो संवैधानिक निकाय हो गया, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। ये सारी जो मैंने बताया कौन अपॉइंट करता है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब देखिए दूसरा है मेजर जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेजर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट लिए गए बड़े बड़े, वो आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया में जो बड़े फैसले लिए हैं, जजमेंट दिए हैं, उस पर आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया क्या दिया, फैसले लिए हैं। जैसे आप मान लेते हैं, मैं अभी रिसेंट डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो अभी क्या मामला चल रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि कोई ऐसा मामला है क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया हो, या फिर कुछ इस तरह का मामला, प्लीज मुझे बताएं। जैसे आप एनएचआरसी जो कानून सरकार लेकर आ रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, लेकिन मैं अभी इसे और अगले पॉइंट में इसी को डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन अभी आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया कौन से ऐसे फैसले सुनाए हैं, ठीक है, कौन से ऐसे फैसले सुनाए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक थोड़ा सा ज्वलन मुद्दा लेता हूं मैं, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक लेता हूं जो कंट्रोवर्शियल रहा हो, आपका अयोध्या वाला मामला हो गया, जो बाबरी मस्जिद वाला मामला हो गया, उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने मेजर जजमेंट वहां पे सुनाए थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो कंट्रोवर्शियल मामले हो गए, जो हाईलाइटेड मामले हो गए, उन कोर्ट के जजमेंट को आपको याद रखना ही रखना है। और ऐसे जजमेंट जो रिसेंट लगातार न्यूज में रहते हो वो आपको याद रखना। अब प्रीलिम्स के लोग, आपका जो माइंड है वो सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, ये प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट है। ये प्रीलिम्स ही तो अंतिम सत्य नहीं है ना, लास्ट ट्रुथ क्या है आपका, अंतिम सत्य आपका यही है कि जो मेंस, ये मेंस, वो प्रीलिम्स का पॉइंट तो यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है, ठीक है, लेकिन ये मेंस का अप्रोच आपका क्या होना चाहिए। तो भैया सुप्रीम कोर्ट जो फैसले ले रहा है, आप उसको ठीक ठाक तरीके से तैयार कर लें, और करंट में मुद्दा आता रहे उसको ठीक ठाक से तैयार करते रहें, नोट्स थोड़ा सा उस पर लिखते रहें, किस आर्टिकल के थ्रू क्या जजमेंट हुआ और उसमें क्या प्रोग्रेस था, पिछला डेवलपमेंट क्या था उस मैटर में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या भैया, अब तीसरा और है, जैसे कि आपकी जो संसद है, ठीक है, कौन है आपकी, जो आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है, आपकी जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट जो बिल संसद में लाए जाते हैं और महत्वपूर्ण जो कानून होते हैं, ये देखिए पढ़ाई के साथ साथ बहुत, मैं वो बार बार बोल रहा हूं, जो बिल क्या है भैया, संसद में लाए जाते हैं, ठीक है। और क्या है, और जो संसद में, आप बताएं कि संसद में बिल लाने का क्या मतलब है, एक बार बताएं। और जो महत्वपूर्ण क्या है भैया, महत्वपूर्ण कानून जो बनते हैं,
ठीक है, कानून। अब जैसे ये सरकार जो चल रही है अभी आपकी, बहुत सारे बिल आते हैं। अब बिल में क्या सीन है, ये सरकार जब आपकी जो चल रही है, लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा पिछली जो सरकार गई, अभी मतलब गई जो बीतता इनका वर्ष, सेकंड टेन्योर आपका एनडीए गवर्नमेंट का, बीजेपी का, तो ये लगातार बिल लेकर आ रहे थे ना। वो बिल क्या है, वो सारे बिल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोर पार्ट हैं बिल के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूं कि सपोज डेट आपका जो एनआरसी हो गया, एनआरसी लाने की बात यहां पर कही जा रही थी और ऑलमोस्ट आ ही गया है एनआरसी, ठीक है, एनआरसी ऑलमोस्ट आ ही गया है। अब ये क्या है एनआरसी और क्या कानून है और क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, ये हालिया ज्वलन मुद्दे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अभी देखिए, जिनको नहीं पता एनआरसी, ये आगे डिस्कस किया जाएगा क्या है किसी मैं एक आपको एक अप्रोच बता रहा हूं इस एग्जाम के लिए, इस जीएस पेपर 2 के लिए। अभी हम जो पढ़ेंगे, जब पढ़ रहे होंगे तो ये टॉपिक जब सारे आएंगे, मतलब ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार रखने हैं। ये एग्जाम के, मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछते हैं और आपको यहां पर सफलता पानी है, मेंस क्वालिफाई करना है, यूपीएससी की अंतिम लिस्ट में जगह बनानी है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, आपको तैयार रखनी चाहिए, ठीक है। तो जो बिल संसद में लाए जाते हैं और महत्वपूर्ण कानून जो है, इंपॉर्टेंट जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो भैया क्या है, अब जो बिल, अब ये बिल क्या है, बात बिल की आ रही है ना। बिल ये होता है, अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूं बिल क्या होता है। जो लोग बिल नहीं समझ रहे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताएं क्लास कैसी लग रही है। मैं आज पूछा नहीं आप लोगों से क्लास कैसी लग रही है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। लाइक का बटन दबा दें, लाइक का बटन कम से कम आपको, अब अगर आप देख रहे हैं सारे लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो कम से कम एक क्लासेस पे 1000 लाइक तो आने चाहिए, क्योंकि हमारे जो एफर्ट्स हैं उन लाइक से, उन कमेंट से ही दिखते हैं कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं। तो वो हम कहां से पता चल पाता है, वो सारी चीजें कमेंट्स एंड लाइक से, थोड़ा सा आपके जो ओवरऑल आप जो रिस्पॉन्स करते हैं उन्हीं से हम चीजों को टैकल कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या भैया लाइक किया करें प्लीज और कमेंट किया करें क्लास कैसी लग रही है, चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, वो सारी चीज। तो भैया क्या है ये बिल। अब कई लोग ये क्लास अगर स्किप कर दिए तो ये यकीन मानिए मेरी जो भी मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा आपको, वो सारी चीजें बेकार चली जाएंगी। ये सारी चीजें आपको हरदम दिमाग में रखनी है, हरदम। कभी न्यूज़पेपर में चीजें आ रही हैं, ये पेपर पूरा करंट ओरिएंटेड है। और ये एक फैक्ट ये भी है कि इसी पेपर में सबसे कम नंबर आते हैं, इसी पेपर में सबसे कम नंबर आते हैं। करंट ओरिएंटेड पेपर है आपका। टॉपर्स की मार्कशीट निकाल के देखिए, सबका, जिसका भी निकालना निकाल के देखिए। यही जीएस पेपर 2 ही मामला बिगाड़ता है। इसमें नंबर आपको क्या करना है, इसमें नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा गेन करने हैं, ये मजबूत रखना है, यही मैटर आपका बिगाड़ देगा, ठीक है। तो भैया क्या मैं डिस्कस कर रहा था बिल के बारे में। तो भैया बिल क्या है, बिल क्या है, मान लेते हैं कोई कानून बनाना है सरकार को। तो सरकार क्या करती है, सरकार वो मामला क्या है, लोकसभा में वो बिल पेश करती है। मतलब मान लेते हैं कि एक, अच्छा और इजी समझाता हूं मैं, कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसा मामला निकालना है कि 10 बजे के बाद अब आप लोग क्या कर पाएंगे, घर से नहीं निकल पाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूं। 10 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, नागरिकों पर ये प्रतिबंध लगाना है। अब ये प्रतिबंध, तो भैया लोकसभा में क्या आएगा, लोकसभा में ये सरकार इस पर बिल लेकर आएगी, ठीक है, कि भैया ऐसा होने वाला। तो लोकसभा में फिर क्या होगा, इस पर चर्चा होगा, सारे मेंबर इस पर चर्चा करेंगे कि क्या बिल सही है, हाँ है। फिर यहाँ पर जो सहमति जताई जाएगी, ठीक है, क्या सहमति, यहां से सहमत हो जाएंगे, ये लोकसभा सहमत हो जाएगी। तो अब वो कितने से सहमत होगी वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। अभी आप चीजों को, अगर बच्चे जो नए हैं नहीं समझ पाएंगे, बस इतना समझिए अभी कि लोकसभा जब सहमत हो जाएगी कि हाँ ये बिल पास कर देते हैं, लोकसभा से जब पास हो जाएगा ये बिल, तो कहां जाता है फिर आपका दूसरा जो सदन है, उच्च सदन जिसे बोलते हैं, आपका राज्यसभा में जाता है, ठीक है। राज्यसभा में जब जाता है, राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होती है, ठीक है, राज्यसभा भी इसे पास कर देती है। तो ये बिल किसके पास जाता है आपका, ये बिल जाता है आपका प्रेसिडेंट के पास, आपका राष्ट्रपति के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करता है, ये पढ़ता है जो बिल है, उस पर फिर अपनी मुहर लगा देता है कि हाँ भैया हम सत्यापित करते हैं कि हाँ ये कानून है, मतलब अपनी सहमति जता देता है कि हाँ ठीक है, ओके है बिल। इस पर सहमति जता के अपने सिग्नेचर कर देता है। तो वो क्या बन जाता है, ये जो बिल है लोकसभा लाई होती है, वो अंततः जब राष्ट्रपति कर देता है तो वो कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, यानी कि रूल रेगुलेशंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से ये बिल है। तो जो बिल संसद में लाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पास हुए ना हुए वो अलग बात है, लेकिन अगर आ रहे हैं तो उस पर आपको जानकारी थोड़ी रखनी चाहिए। और अगर वो मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, लगातार न्यूज में मामला चल रहा है, तो आपको इन चीजों पर क्या करनी चाहिए, चीजें आपको टैकल करनी चाहिए। चलिए, तो क्या दिया, जो बिल संसद में लाते हैं और महत्वपूर्ण जो कानून बनते हैं उन पर आपको नजर पैनी रखनी चाहिए, और ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैं अगला आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, जैसे अभी हम फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, आपके मूल अधिकार स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मूल अधिकार। अब ये जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, जो मूल अधिकार हैं आपके, जो जितने भी मूल अधिकार हैं आपके, ठीक है, ये सारे मूल अधिकार क्या है भैया, ये आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल में क्या बातें करी गई हैं और क्या उसका बैकग्राउंड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और जो डिबेट है इसके आसपास इन आर्टिकल के, मतलब कई बार ये होता है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, मैं बार बार आर्टिकल मुझसे निकल रहा है तो हिंदी मीडियम वाले अनुच्छेद समझे, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है। कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, वो आपको क्या है, आपको दिमाग में रखने चाहिए, आपकी जुबान पे होने चाहिए। क्या महत्वपूर्ण आर्टिकल क्या है भैया, क्या है, एक मिनट में मार कर बताता हूं, क्या है भैया, ये आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल मतलब। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं इसमें थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम होती है, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाती चीजें, तो मैं अगली क्लासेस से थोड़ा सा कोशिश करूंगा, ये भी इसमें भी थोड़ा सा बदलाव किए जाएंगे ताकि चीजें क्लियर भी रहे, और मैं थोड़ा सा बड़ा भी लिखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो कमेंट्स आप सभी के पढ़े जाते हैं, एक एक कमेंट पढ़े जाते हैं, एक एक का रिप्लाई भी आप सभी को मिलता है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सभी के रिप्लाई जो है वो आपको आप तक पहुंचते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हो गए, मतलब, और इसके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पर जो कंट्रोवर्सी होती है, जो डिबेट होते हैं इसकी इर्द गिर्द, वो आपको क्या है, आपको याद रखनी चाहिए, आपको वो थोड़ा सा पता होने चाहिए। तो क्या भैया, क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है, और क्या है, और इसके आसपास जो डिबेट होते हैं, क्या होते हैं, डिबेट होते हैं, ठीक है। डिबेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये आपको माइंड में रखने चाहिए। अब कौन कौन से क्या इंपॉर्टेंट है ये, जैसे अनुच्छेद में भी जो डिबेट है, ये डिबेट की क्या क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके जैसे प्रियम्बल हो गए, प्रस्तावना हो गई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रस्तावना पे भी कभी कभी कंट्रोवर्सी बना करती है। जैसे आरोप लगाया गया, पिछले 1-2 सालों से आरोप लगाया गया कि जो सरकार है वो आपका धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये सारी चीजें संविधान से हटाने वाली है। ये क्या प्रस्तावना में, मतलब कुछ कुछ पार्ट हैं, कुछ कुछ अंग हैं जो वहां पर दिए गए प्रस्तावना में शब्द, वो सरकार हटाने वाली है। विपक्ष ऐसा दावा कर रहा था, ठीक है। अब उन दावों से हमारा कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, वो प्रियम्बल में जो मैटर चला करता है कि ये हटाने वाले हैं, इस तरह की चीजें, जो मतलब आपको सिर्फ क्या है, आपको जो आपके प्रियम्बल में जो वर्ड्स दिए गए हैं, अगर इस तरह की चीजें घट रही हैं, मामला अगर चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रियम्बल वो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने 4 आपका कीवर्ड डिस्कस किया था, धर्मनिरपेक्षता हो गया था, और क्या क्या था, तो मतलब समाजवाद, ये सारे टॉपिक क्या है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो प्रियम्बल क्या है भैया, प्रस्तावना जो है आपकी वो इंपॉर्टेंट है। क्या भैया, प्रियम्बल आपका प्रस्तावना जो है वो इंपॉर्टेंट है। और क्या, देखिए जो आपका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, क्या है भैया, जो आपका मूल, जितने भी मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, ठीक है। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार मैं अभी बताऊंगा आपको क्या है मूल अधिकार। देखिए, मूल अधिकार का मतलब यह है
कि नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनको कोई छीन नहीं सकता। मतलब ये मूल है, बेसिक है। क्या है मैं आपको बताऊंगा, वो कभी भी नहीं छीने जा सकते, बशर्ते कुछ एक मामले में, जब इमरजेंसी वाला मामला हो, वो भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा जब हम अभी फंडामेंटल राइट पढ़ रहे होंगे। अगला टॉपिक हमारा यहीं से शुरुआत होगा, ठीक है। तो भैया क्या है, फंडामेंटल राइट, जितने भी मूल अधिकार हैं ये आपको सारे पता होने चाहिए, एक एक पता होने चाहिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, जो लोग कर रहे हैं वो एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो भैया क्या है, ये जो डीपीएसपी है आपका, डीपीएसपी, तो ये जो डीपीएसपी आपका, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्या है, अभी मैं सब ये टॉपिक आपको लिखवा रहा हूं, सब आपको बताया जाएगा। प्लीज पैनिक ना क्रिएट करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और ये तो क्या डीपीएसपी हो गए, और आपका क्या क्या, प्लीज किसी को पता है तो आप बताएं कि और क्या इंपॉर्टेंट है, जो क्लासेस इससे पहले कहीं अगर आपने की हो, आपको लग रहा हो। तो ये टॉपिक्स जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट बताए जाने हैं, जब अभी हम आगे इसको डेवलपमेंट हमारे होंगे स्टडी में अपने, तो ये सारी चीजें हमें अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और क्या है, और सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है, मतलब केंद्र और राज्य का जो संबंध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, एक टॉपिक, केंद्र राज्य का संबंध, सेंटर स्टेट, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, ठीक है। केंद्र राज्य का जो संबंध है आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे केंद्र सरकार और केंद्र राज्य, ठीक है, कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या संबंध हैं, क्या कंट्रोवर्सी होती है, क्या मामला होता है, इनके संबंधों के बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी है, ठीक है। भारत के संदर्भ में कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध, ये हमें अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो भैया क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का जो बंटवारा है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी हम देख सकते हैं, पढ़ना चाहिए। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं कि क्या है भैया, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, किसका सेपरेशन ऑफ पावर, किसका, शक्तियों का बंटवारा, किसका, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियां हैं उनका जो बंटवारा है वो कैसे है, किनको क्या शक्तियां मिली हैं, कैसे भारत का जो संविधान है वो शक्तियां किनको ज्यादा दिया है, किनको कम है, किनको इक्वल है, क्या, ये सारे डेवलपमेंट हमें यहां देखने। अब ये क्या, ये जब जैसे केंद्र और जैसे आपका केंद्र राज्य संबंध का मामला हो गया, ये टॉपिक है केंद्र और राज्य के संबंध, जब कभी केंद्र राज्य में दिक्कत होती है ना, जैसे वेस्ट बंगाल की बात कर ले, है ना, आपकी जो ममता दीदी वाला मामला स्टेट है, तो वहां पर क्या है, हरदम तनातनी केंद्र सरकार और वहां के राज्य सरकार से बनी रहती है। तो क्या है भैया, ये सारे क्या है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे, स्टेट, केंद्र और राज्य के संबंध यहां जरूरी हो जाता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा, अब देखिए दिल्ली का हालिया, यहीं जहां हम लोग जहां से जो राजनीति चलती है वहीं से देख लेते हैं। केजरीवाल और केंद्र सरकार में हरदम, जब से सरकार यहाँ पर जो आपकी दिल्ली सरकार बनी है, तब से वहां पर तनातनी बनी है, मौजूद है, किसमें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। वो कहते हैं कि भैया मेरी पावर, हमारी पावर में वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी चीजों पर वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो शक्तियों का बंटवारा है, वो क्या है, किस हिसाब से है, क्या भैया, शक्तियों का बंटवारा। ये सब टॉपिक जो आपके बताए जा रहे हैं, ये मेंस में पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन रेज होते ही रोज रहे। तो मतलब कहने का, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, ये कैसे, किस हिसाब से। अब इसी के साथ साथ और क्या टॉपिक है, जुडिशियरी हो गई आपकी, मैं इसे नोट डाउन कर ले प्लीज। शक्तियों का बंटवारा, डीपीएसपी हो गया आपका, फंडामेंटल राइट हो गया, प्रीएम्बल हो गया, केंद्र सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो हो गया, इसको प्लीज नोट डाउन कर ले। अब आगे और क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये दिखते हैं सारी, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लग रही है, क्लास आपको कैसी लग रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए ये पूरी सारे रिसर्च बेस्ड आपके जो लेक्चर है वो ये है, और ये इसलिए आपको करवाया जा रहा है कि आपको जीएस पेपर 2 में कोई दिक्कत ना आए, मैं बार बार कह रहा हूं। तो क्या है भैया, अगला क्या है भैया, जो जुडिशियरी है आपकी, क्या है, न्यायपालिका है, क्या है भैया, जो अगला
जुडिशियरी है आपकी, ठीक है, न्यायपालिका, न्यायपालिका के बारे में कुछ भी घटनाएं घटनाक्रम होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सब आपको पता होने चाहिए। ये मेंस और प्रीलिम्स में भी आप कह सकते हैं, अगर कुछ होता है तो जुडिशियरी से प्रश्न पूछ ले, तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशियरी को आप ये टॉपिक आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जैसे न्याय सक्रियतावाद क्या हो गया, जुडिशियरी रिव्यू वगैरह, मतलब अभी हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को, तो डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब जुडिशियरी जो आपकी न्यायपालिका है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। किसको पढ़ना है? न्यायपालिका को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए प्लीज आपको ये बताएं कि ये जो टॉपिक आपको बताया जाना है, क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है? क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? प्लीज बताएं। तो ये जुडिशियरी, अब जो अमेंडमेंट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है भैया? मतलब संविधान में जो संशोधन किया, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, ठीक है। क्या भैया? संविधान में क्या है? संविधान में संशोधन जो किए जाते हैं, वो जितने संशोधन किए गए हालिया में, रिसेंट में, करंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर जो पिछले संशोधन किए गए हों, जो पास्ट में किए गए हों, और जो इंपॉर्टेंट है, बड़ा बदलाव किए हों, वो सारे संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। संशोधन क्या है भैया? वही संविधान में किसी चीज को जोड़ना या घटाना। तो क्या है, जब कोई ऐसे डेवलपमेंट हुए हो जो बहुत जोड़े गए हो तो बहुत बदलाव हो गया हो संविधान में, और घटाए गए हो तो भी बहुत बदलाव हो गया हो संविधान में। जैसे आपका क्या है, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, ये शब्द क्या है, जोड़ा गया कब? 1976 में जोड़ा गया ना। तो भैया ये क्या था? ये भी तो बहुत रेडिकल चेंजेस हुए थे संविधान में, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आपको क्या बोलते हैं? लघु संविधान इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया संविधान में संशोधन, ये भी मामला, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी किए गए हैं या हालिया में कुछ संशोधन हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये टॉपिक सारे पता होना चाहिए। अब देखिए, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है, स्टेटमेंट होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या है? स्टेटमेंट मतलब कि आपका ये कह सकते हैं कि जो वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जैसे आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण भी आप पढ़ते होंगे। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो सारी चीजें आपको आगे डिस्कस की जाएंगी, ये क्या है, किस हिसाब से। तो ये सारे टॉपिक्स क्या है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को सही से पढ़ रहे हैं तो ये यकीन मानिए आप की जो तैयारी है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मजबूत हो रही है। और ये सारी टॉपिक एक एक करके बिल्कुल इसका ऑपरेशन करके आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। और ये मानिए कि अब सिर्फ यही नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करंट से डील करते हैं, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो डिबेट है इसके अराउंड, इनके अराउंड जो सारे डिबेट है वो आपको पढ़ना चाहिए। तो भैया क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और डिबेट अराउंड इट, तो भैया ये सारी चीजें आपको फोकस करनी चाहिए। तो ये आपको चीजें समझ में आ रही? अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। लाइक का बटन दबाएं। अच्छा ये बताएं कि कहीं कोई दिक्कत हो रही है? तो चलिए अब ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर लीजिए, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लें, सारी चीजें नोट डाउन कर लें। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट सारे आपके टॉपिक्स हो गए जिस पर आपको फोकस करना है एग्जाम के, मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सारी बॉडीज हैं, कभी कोई घटनाक्रम होता है वो पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, प्लीज आप तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे टॉपिक्स पर वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप भटकाओ। देखिए बहुत जगहों पर आप ऑनलाइन क्लासेस करते होंगे, पेमेंट आप 8,000 10,000 20,000 दे देते होंगे, वहां टॉपिक वाइज चीजें आपको बताइए। देखिए मैंने आपको ये टॉपिक लिखवाया, अब मैं आपसे क्या कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या यूपीएससी मेंस के जो यूपीएससी ने पूछे हैं, ये अभी आपको पता चलेगा कैसे ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। अब देखिए तो 2020 में यूपीएससी ने पूछा कि महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। जो अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने बोला ना कि आपको पता होना चाहिए,
उसी पर सीधा सीधा क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया, 15 नंबर का ये क्वेश्चन था। यूपीएससी ने क्या पूछा भैया कि महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार, महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है, चर्चा कीजिए। क्या है? विधि सलाहकार और वकील भी यहां पर था प्रश्न में, सलाहकार और वकील होता है, चर्चा कीजिए। बात को समझिएगा ये कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 2019 का पेपर उठा के देखना, मेंस का, ठीक है, 15 नंबर का ये पूछा था, 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे, ठीक है। अब 2019 में जब ये क्वेश्चन सामने आया तो ये क्वेश्चन क्या था भैया? सीधा सीधा तो वो क्वेश्चन मेंस में पूछ रहे हैं आपको, ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल पे ही तो क्वेश्चन है, कह रहा था अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस। तो भैया महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है, चर्चा कीजिए। ये तो सीधा प्रश्न था ना। अब इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए मुझे बताएं, किसी को मालूम है ये क्वेश्चन में इसमें आंसर कैसा होना चाहिए? देखिए ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि ये टॉपिक मैंने आपको बताया ना, ये इसीलिए ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मेंस में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो भैया क्या है इस पर अब क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर आप लिख सकते हैं? आपको देखिए सबसे पहले आपको इस आंसर के लिए अप्रोच ये होनी चाहिए कि महान्यायवादी जो है वो कौन होता है, आपको ये बताना चाहिए। और इसके बारे में बताने के साथ साथ ये प्रयास करना चाहिए कि किस आर्टिकल में, आपको बताया ना मैं कि सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, किस आर्टिकल में महान्यायवादी का जिक्र है, मतलब किस तरह अपॉइंटमेंट होता है, किस आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ये यही इसलिए वजह से मैंने आपको बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेंस में क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स में भी इन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता है। कैग हो गया, यूपीएससी हो गई आपकी, ये सारे हो गए, ये सारे जो हो गए, सीबीसी हो गया, सीबीआई हो गया, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है भैया कि इसमें क्या करना है, आंसर में सबसे पहले आपको क्या बताना है, जो महान्यायवादी है भारत का वो कैसे है उसके बारे में थोड़ा आप चर्चा कर दें। और आपको शुरुआत कर दें आर्टिकल 76 से, 76 आर्टिकल, अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र है महान्यायवादी का। तो आप लिखते हैं अनुच्छेद 76 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि महान्यायवादी के बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब है कि भैया सबसे पहले क्या है आंसर में, सबसे पहले ये जो महान्यायवादी हैं आपके अटॉर्नी जनरल हैं उनके बारे में आपको क्या आर्टिकल से शुरुआत करें। सबसे पहले क्या है भैया आर्टिकल, किस अनुच्छेद में ये जिक्र किया गया है, अनुच्छेद का जिक्र करते हुए शुरुआत करें आप। अब देखिए जैसे ही आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे ना तो एग्जामिनर के सामने जैसे ही आपने डिस्कस किया आर्टिकल इतने के तहत ये ऐसा ऐसा, आर्टिकल 76 के तहत इनके पद का प्रावधान है, मतलब आर्टिकल 76 जो है वो आपको क्या करता है, महान्यायवादी की अपॉइंटमेंट करता है। तो ये क्या है आपका तुरंत के तुरंत क्या है भैया, तुरंत के तुरंत चीजें एग्जामिनर के दिमाग में आ जाती हैं, आंखों में आ जाती हैं, सीधा सीधा। तो थोड़ा फैक्ट से स्टार्ट करें। अब आपने शुरू कर दिया कि आपने पॉलिटिकल चीजें लिखना शुरू कर दी कि ये भारत सरकार का चमचा है, ऐसा है वैसा है, तो चीजें आपको गलत दिशा में चली जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या भैया आपको फैक्ट से थोड़ा स्टार्ट करते, थोड़ा महान्यायवादी के बारे में बताएं, अटॉर्नी जनरल होता क्या है इसका पद, ये सारी चीजें आपको बतानी है। अब ये क्या है आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई सबसे पहले करने के, महान्यायवादी जो भारत सरकार का, इसके बारे में आपको क्या है पहला कीवर्ड्स इसके बारे में लिखना है। अब कह रहा है भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है, ठीक है। अब आपको दूसरे में ये लिखना है, पहला तो आपने बता दिया कौन होता है, कैसे और किस आर्टिकल के थ्रू इसका अपॉइंटमेंट होता है। दूसरे में आपको क्या बताना है, दूसरे में आपको ये बताना है कि ये कैसे विधि सलाहकार और वकील होता है। कहने का मतलब ये भारत की मुख्य कानूनी सलाहकार और वकील के रूप में किस प्रकार से क्या करता है, काम करता है, क्या करता है, काम करता है। तो भैया आपको क्या है दूसरे पार्ट में ये डिस्कस करना है, कैसे किसे क्या शक्तियां हैं, किस प्रकार से ये काम करता है, ये दूसरे पार्ट में आपको पूरा डिस्कशन करना है। क्या इसकी, ये जो महान्यायवादी है आपका वो कैसे कार्य करता है,
कैसे वो जो कार्य करता है वो किस प्रकार से वो विधि सलाहकार और वकील होता है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, डिस्कस करनी है। और इस पर क्या है, ये भी आपको यहीं पर डिस्कस कर देना है कि इस पर कुछ क्या है, इस पर कुछ बंदिशें भी लगी हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी कर सकता है। भारत सरकार का अगर महान्यायवादी हो गया, लीगल एडवाइजर हो गया, तो कुछ भी कर सकते हो। इस पर कुछ बंदिशें भी हैं। तो दूसरे पार्ट में आपको कार्य कैसे करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो है, अब अच्छा एक बात बताएं, आपको समझ में आ रही चीजें, ये क्वेश्चन है 2019 का, इसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अभी जब हम क्लासेस में, अब ये नहीं है कि मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं कि ये अभी जब हम पढ़ेंगे पूरा, जो अटॉर्नी जनरल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इस बॉडी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो भैया क्या है, महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल के बताएं कैसे, पहले में कि क्या क्या कैसे इसको पावर मिली हुई है, और सॉरी कैसे ये महान्यायवादी क्या है, अटॉर्नी जनरल क्या है, क्या पद होता है, और किस आर्टिकल के थ्रू ये पद, इनका अपॉइंटमेंट होता है। दूसरे में उनके कार्य बताएं कि क्या जो विधि सलाहकार और वकील के रूप में कैसे वो काम करता है, और इनकी कार्य के साथ साथ इन पर थोड़ा सी जो बंदिशें लगी हैं, ये भी आप क्या करें, इसमें इस फॉर्मेट में बताएं कि किस प्रकार से कार्य और शक्ति इनकी क्या है और सीमाएं क्या है, मतलब क्या है इनकी जो पावर है, पावर इनका जो आपके अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है भारत सरकार के, उनके पास जो पावर मिली है, उनको जो पावर है, उनकी जो शक्तियां हैं, इनको जो शक्तियां हैं, पावर है, और क्या है, और इन पर जो बंदिशें लगी हैं, ये भी आपको डिस्कस करना है। तो क्या है, ये आपकी बॉडी हो गई, ये आपका क्या इंट्रोडक्शन हो गया, क्या इंट्रोडक्शन हो गया, और ये आपका आंसर की बॉडी हो गई कि ये कैसे काम करता है, जो पूछ रहा है। ठीक है, अब ये आप अगला क्या होगा, आप जो कंक्लूजन में लिखेंगे, अंतिम रूप निष्कर्ष के रूप में आप बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट में, कि क्या लिखेंगे आप, निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में पढ़ेंगे आप। ठीक है, अब ये कंक्लूजन क्या हो सकता है, प्लीज बताएं, क्वेश्चन आपके सामने, एक बार कंक्लूजन बताएं कि क्या कंक्लूजन हो सकता है, इसमें क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, ये बताएं, एक बार बताएं कंक्लूजन क्या हो सकता है इस पर। देखिए, कंक्लूजन आप ये कह सकते हैं कि जो भारत का महान्यायवादी है, उसके बारे में आप ये कह सकते हैं, इसकी महत्वता क्या है, क्या ये इंस्टीट्यूशन, क्या ये बॉडी जो है वो, उसका रेलेवेंस है, कुछ महत्वता है या महत्वता नहीं है, रेलेवेंस के बारे में आप थोड़ा आप डिस्कस करेंगे, क्या इसकी महत्वता के बारे में, इसकी रेलेवेंस के बारे में आप क्या करेंगे, यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भैया इनकी महत्वता क्या है और कैसे इन पर जो बंदिशें हैं, सीमाएं, ये सारा डिस्कस करते हुए इस आंसर को आप क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो महत्वता, प्रासंगिकता इसकी जो है, मतलब महान्यायवादी की, किस तरह से ये भारत सरकार, मतलब क्या ये होना चाहिए, ये बॉडी हो, मतलब ये बॉडी जो है वो सरवाइव करनी चाहिए या इनके बिना भी काम चल सकता है, तो कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में आप ये बताएंगे। ठीक है, आंसर समाप्त हो जाएगा आपका। अब क्या सीन है कि कई लोग क्या करेंगे, कई लोग इसका आंसर को आप क्या करेंगे, कई लोग, अगर बताया मैंने, तो यहां पर जैसे मैंने बताया ना, ये इंट्रोडक्शन है, तो लोग इंट्रो लिख देते हैं आंसर में, क्या लिख देते हैं, इंट्रो लिख देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, नहीं इंट्रो नहीं, और हिंदी वाले भूमिका लिख देते हैं कि भूमिका, उसके बाद ये से भूमिका वगैरह कुछ नहीं लिखनी है। ठीक है, आपको सीधा शुरू करना है, महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 के तहत आता है, और इसका ये कार्य है, महान्यायवादी क्या होता है, मतलब कार्य तो दूसरे बताएं, महान्यायवादी क्या होता है, ये सारी चीजें बताएंगे, और इसके कार्य फिर क्या करेंगे दूसरे। अब जब आंसर कर रहे हो तो पॉइंटर में करें, ऐसे ऐसे लिखें, एक एक लाइन में आंसर लिखें, एक एक लाइन में, वो लंबा लंबा वाला मामला छोड़ दें, अगर लंबी लंबी खींचेंगे तो लंबा लंबा आंसर आपका जाएगा और समय भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तरह से है, और ये क्वेश्चन आपके सामने, तो ये 2019 में पूछा गया 15 नंबर का। तो कहने का मतलब है जो अटॉर्नी जनरल ये बॉडी है, जो आपकी महान्यायवादी की भारत की सरकार की ये जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के जो बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये डिस्कस करने के पीछे जो रणनीति थी, जो हमारा एम था, स्ट्रेटजी, जो मेन उद्देश्य था, वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, इसको नोट डाउन कर लें। अगर अच्छा, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेट क्या है ना, इसका आंसर हमें व्हाट्सएप करना, इसका आंसर 9711141048। अगर किसी को पता होगा
किसी ने पढ़ा होगा इस टॉपिक के बारे में तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। नहीं आप आंसर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं, सिर्फ एक बताया मैंने, ओवरव्यू दिया, ठीक है। तो भैया क्या है भैया, ये आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, ये सब क्या है, ये मैं अप्रोच बता रहा हूं आपको, ठीक है। अभी जब तैयार आपकी क्लासेस जैसे मैं शुरू करूंगा अभी, तो ये अप्रोच होनी चाहिए इन टॉपिक पर, आपको पता होनी चाहिए क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब देखिए 2018 में यूपीएससी ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछा धर्मनिरपेक्षता से संबंधित। हमने प्रियम्बल्स में आपकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को पढ़ा, क्या अर्थ है धर्मनिरपेक्षता का, भारत के संदर्भ में क्यों प्रियम्बल में उसे जगह दी गई, ठीक है, हमने पढ़ा। अब ये क्वेश्चन जो है 2018 में 10 नंबर में 10 मार्क्स का यूपीएससी ने मेंस में पूछा। अब ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में करता है, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूं कि इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे, ये टॉपिक जो आपके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपकी अप्रोच क्या है वो जस्टिफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान, धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है, सीख सकता है, बात को समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है, मतलब इसका है कि व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो अब देखिए धर्मनिरपेक्षता का जो धर्म यानी कि सेक्युलरिज्म जो एग्जिस्टेंस करता है भारत में, इंडिया में, उसकी क्या स्थिति है, धर्मनिरपेक्षता की स्थिति क्या है भारत में, हाँ मालूम है आपको क्या है भारत में। मैंने अभी वो छोड़ दे, आपको पता है धर्मनिरपेक्षता क्या क्या मतलब है, किसी को मालूम है धर्मनिरपेक्षता क्या क्या मतलब है, पढ़ाया गया है ना आपको। देखिए कहने का मतलब है, अभी मैं इस पर डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूं, ये अभी और ब्रीफ चला जाएगा, फिर आप सोचोगे कि यार बिना अभी टॉपिक बहुत ज्यादा हमने कवर नहीं किया इस पर डिस्कशन। तो ये क्या है भैया 2000 ये आपका पूछा था 2018 में 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे, ठीक है, 10 नंबर का ये पूछा गया था। धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान ये उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, ठीक है। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता से प्रश्न, मैं अभी आप इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न पूछा फ्रांस के संदर्भ में, क्वेश्चन थोड़ा सा इसके ओवरव्यू को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी धर्मनिरपेक्षता से रिलेट करते हुए, इंडिया के सेक्युलरिज्म को रिलेट करते हुए फ्रांस को पूछा कि वो क्या सीख सकता है इंडिया के धर्मनिरपेक्षता से। तो बात को समझिएगा, आपकी थिंकिंग जो है, आपकी सोच है, उसमें कितनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अगर आपने ये सारी चीजें डेवलप कर ली, क्या आपकी थिंकिंग में जो विविधता होनी चाहिए, यार आपकी थिंकिंग में जो विविधता होनी चाहिए, ठीक है, सोच होनी चाहिए, जो सोच का एक्सपेंशन है, थिंकिंग का एक्सपेंशन है आपका, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, इस लेवल का होना चाहिए, तभी आप मेंस के आंसर को लिख पाएंगे, ठीक है। अब ये इसको कब आप कर पाएंगे, धीरे धीरे जब हमें अब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, धर्मनिरपेक्षता को जब अभी हम डिस्कस करेंगे किस संदर्भ में, हमारे फंडामेंटल राइट में जब हम चीजों को पढ़ेंगे तो आसानी से आप इनको फिर आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें, इसके उसलिए लिखवाया कि भैया 2018 में ये पूछा गया। अच्छा, किसी को मालूम हो इसका आंसर तो आप उसी को व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओवरऑल अप्रोच होनी चाहिए जीएस पेपर 2 की। अब अगला जो आपका क्या है, नेक्स्ट जो आपकी क्लास है वो किसकी आपकी शुरू होगी, फंडामेंटल राइट से अगली क्लास हम शुरू कर देंगे। हमने सारा देख लिया कि हम जो पढ़ेंगे चीजें उन पर क्या फोकस होना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें करंट में जो चल रही होती है उसको इंपॉर्टेंट हमें देखना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। जितना लिखवाया है सब कान खोलकर सुन ले, आज से लग जाए, अगर करंट में वो सारे टॉपिक घूम रहे हैं तो आपको उस पर पैनी नजर रखनी है, बस क्लियर कट। धर्मनिरपेक्ष ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो भैया आपको उस पर अपनी नजर बनाए रखनी है, ठीक है, पॉलिटिकल नहीं होना है, क्या नहीं होना है, बहुत
सही भैया, पॉलिटिकल यानी जो आप ये कह ले कि किसी राजनीति, आप देखो सभी, देखिए सभी ना किसी पॉलिटिक्स से आप ये कह सकते हैं कि जुड़े होते हैं, किसी ना किसी पार्टी से। देखिए आप ना चाहते हुए भी किसी ना किसी पॉलिटिक्स से जुड़े होंगे, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होंगे, ठीक है। तो देखिए अच्छा, राजनीति यही है, हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ है, हर व्यक्ति पॉलिटिशियन है। जब हम BSIR पढ़ते हैं, जब हम पॉलिटिकल साइंस के संदर्भों में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि वहां पर सबसे पहली थीम यही होती है कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। तो भैया इस संदर्भ में ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि हर व्यक्ति, अगर इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे तो ये समझेंगे कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ होता है, पॉलिटिशियन होता है। वो कैसे होता है कि भैया आप चुनाव हुआ देश में, आपने वोट डाला या नहीं डाला, लेकिन आपने फिर भी वहां पर क्या किया, आपने वहां पर पॉलिटिक्स करी। क्यों? चुनाव में वोट डालकर आपने क्या पॉलिटिक्स करी कि इस व्यक्ति को यहां पर जिताना है, इस व्यक्ति को यहां से मैंडेट दिलाना है। और अगर आप वोट नहीं करके आए तो भी आपने कहीं ना कहीं क्या किया, आप पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हुए, आपने पॉलिटिक्स एक राजनेता के तौर पर आपने क्या किया, खेल खेला। कैसे? आपने वोट नहीं किया, वहां क्या एक व्यक्ति क्या हो गया, एक ही वोट से किसी व्यक्ति का इधर उधर मामला बिगड़ गया। तो ये भी क्या है, ये भी पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो मतलब पॉलिटिक्स से बचना है, कहने का मतलब ये था कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है, पॉलिटिकल अप्रोच हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। तो आपकी भी होगी, तो इससे बचना है और इन सब चीजों पर फोकस करना है। बाकी कल की क्लास से अपन लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार स्टार्ट करेंगे। अब जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो ये जब पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है, कि ये अप्रोच हमें करना है। जो पॉइंट्स, जो टॉपिक आएंगे फंडामेंटल राइट में, जैसे कि सारे फंडामेंटल राइट मैंने बताया ना, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं इसका सारे फंडामेंटल राइट आपको एकदम मुझे आपकी मुंह पर होनी चाहिए, फिंगर पे होने चाहिए, ठीक है। चलिए क्लास कैसी लगी एक बात बताएं और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और एक बात ये बताएं कि जो हमारा दूसरा चैनल है शुभम मिश्रा वाला, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर लिंक दी गई है। आपको बोला गया था कि वहां पर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो वीडियो यहीं पर कल आपकी पब्लिश हो गई थी। तो आपको रिसेंट में जल्दी आपको शुभम मिश्रा वाले चैनल पर, हमारा ओनली यूपीएससी का दूसरा चैनल, वहां पर भी एक वीडियो देखने को मिलेगी। ये वीडियो जो शुभम मिश्रा वाले चैनल पर देखने को मिलेगी वो 2-3 दिनों में आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अभी के लिए बस इतने ही, कल सुबह 11 बजे फिर मिलते हैं, आपकी फंडामेंटल राइट की जो क्लास है टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।